We were discussing pharmaceutical aerosols. हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी दैट इट इज़ अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स containing one or more active या therapeutic ingredients. Upon actuation, emit a fine dispersion of liquid or solid materials in a gaseous medium containing smaller than 50 mm particles. इसको हम प्रेशर पैकेजेस ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स भी कहते हैं। इसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टेबल फॉर्म में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। हमने इसके कंपोनेंट्स प्रोपेलेंट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट कंटेनर वाल्व असेंबली एक्चुएटर वगैरह डिस्कस कर ली थी। हमने इसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी, टाइप 1 और टाइप 2 ए और बी के नाम से थी, जो फ्लोरोहाइड्रोकार्बन थी और हाइड्रोकार्बन थी। इसके अलावा हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं देखी थी। एप्लीकेशंस जो है ना वो डाल्टन्स लॉ पे या और राउट्स लॉ पे बेस करती हैं। तो डाल्टन्स लॉ बेसिकली हमारे पास होता है ये कि सम ऑफ ऑल प्रेशर्स P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये अब देख लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट भी हमने देख लेते हैं, एरोसोल कंटेनर भी हमने देख लिए थे, प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के होते हैं, एलुमिनियम के होते हैं। तो ये सब हमने देख लिए, ग्लास, प्लास्टिक, एक्चुएटर्स, ये हमने इसकी कंप्लीट असेंबली एक बार डिस्कस कर ली है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने एरोसोल्स की कर ली थी। स्पेस स्प्रेस थे, सरफेस कोट्स थी, फॉर्म्स थी, टाइप्स ऑफ एरोसोल सिस्टम हमारी रह गई थी। फर्स्ट वन इज सोल्यूशन सिस्टम, जिसको हम 2 फेज सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ वाटर बेस्ड सिस्टम, जिसको हम 2 कंपोनेंट्स और 3 कंपोनेंट सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड वन इज सस्पेंशन या डिस्पर्शन सिस्टम। फोर्थ वन इज़ फॉर्म सिस्टम या इमल्शन सिस्टम। फिफ्थ वन इज़ एक्वा स्टेबल फॉर्म। सिक्स वन इज़ नॉन एक्वा स्टेबल फॉर्म। 7 क्विक ब्रेकिंग फॉर्म्स। 8 थर्मल फॉर्म्स। 9 इंट्रानेजल एरोसोल्स। 10 कंप्रेस्ड गैस सिस्टम्स। सोल्यूशन सिस्टम ये 2 फेज सिस्टम हमारे पास, उसमें होता है क्या कि हमारे पास वेपर होते हैं और लिक्विड फेज होता है। सोल्यूशन एरोसोल्स आर 2 फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट इन अ प्रोपेलेंट और अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट और अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट एंड अ सॉल्वेंट। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट होता है, इसके अलावा हमारे पास प्रोपेलेंट हो सकता है, प्रोपेलेंट का मिक्सचर हो सकता है, और उसके साथ में हमारे पास सॉल्वेंट होता है। सम सॉल्वेंट्स में आल्सो बी एडेड टू फॉर्मुलेशन टू रिटार्ड दी इवेपोरेशन ऑफ द प्रोपेलेंट। हम इवेपोरेशन जो है ना प्रोपेलेंट इवेपोरेट ना हो तो इसके लिए हम कुछ सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं। Solution aerosols can be difficult to formulate because they many propellant or propellant solvent mixtures are non-polar in nature and these are poor solvents for the aerosol product concentrate कहते हैं कि सोल्यूशन एरोसोल्स बनाना, उनको फॉर्मुलेट करना हमारे लिए बाद दफ़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोपेलेंट होता है या प्रोपेलेंट सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है वो नॉन पोलर होता है नेचर में। तो बेसिकली वो पूर सॉल्वेंट्स के तौर पे एक्ट करता है और हमारे पास एरोसोल प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट इस तरह से हमारे पास सही से नहीं बन पाती। फ्यू सॉल्वेंट्स कैन बी यूज्ड, कुछ सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि एग्जांपल्स मिथाइल अल्कोहल है, डाइप्रोपाइलीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन इथाइल एसीटेट है, एक्सेलीन ग्लाइकोल एसीटोन्स वगैरह हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास प्रोपेलेंट की परसेंटेज कम होती है जब हमारे पास स्प्रे की जो वेटनेस बढ़ जाती है, तब हमारे पास प्रोपेलेंट की परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाती है। पार्टिकल्स अगर हम स्प्रे की डिस्कस करें तो वो 5 to 10 मिलीमीटर होता है इनहेलेशन एरोसोल्स में और 50 to 100 मिलीमीटर होता है टॉपिकल स्प्रेज में। नेक्स्ट इज है वाटर बेस्ड सिस्टम, ये 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास प्रोपेलेंट होता है, वाटर होता है और वेपर फेज होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी यूज टू रिप्लेस ऑल और पार्ट ऑफ नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स यूज इन द एरोसोल्स। कहते हैं कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हमने यूज़ करना होता है ताकि हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स को रिप्लेस कर सकें। This system is composed of large layer of water, immiscible liquid, propellant, highly aqueous product concentrate and the vapor phase। इसमें हम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास एक वाटर की लेयर होती है, एक इमिसिबल लिक्विड प्रोपेलेंट की होता है और हमारे पास एक्वस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट होती है, साथ में वेपर फेज होती है। In this way, when the product is dispensed, the propellant vaporizes or dispersed and the active ingredient in minute particles। कहते हैं जब इस वे में प्रोडक्ट को हम डिस्पेंस करते हैं तो हमारे पास प्रोपेलेंट वेपोराइज हो जाता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल्स वो हमारे पास डिस्पर्स हो जाते हैं फ्यू मिनट्स के अंदर। ड्यू टू इमिसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड प्रोपेलेंट इट फॉर्म्स अ 3 फेज एरोसोल। क्योंकि वाटर और प्रोपेलेंट इमिसिबल हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए फिर एक 3 फेज एरोसोल बना देता है। एथेनॉल यूज एज अ को सॉल्वेंट टू सोलुबलाइज प्रोपेलेंट इन वाटर। तो हम इन दोनों को सोलुबलाइज करने के लिए एथेनॉल को एज अ को सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, इसमें वेपर है, लिक्विड प्रोपेलेंट है और प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन एरोसोल्स। सस्पेंशन एरोसोल्स कैन प्रिपेयर व्हेन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट इज इनसॉल्युबल इन द प्रोपेलेंट और मिक्सचर ऑफ द प्रोपेलेंट एंड सॉल्वेंट और व्हेन अ सॉल्वेंट इज नॉट डिजायरेबल। तो कहते हैं सस्पेंशन एरोसोल्स हम तब बनाते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट इनसॉल्युबल हो प्रोपेलेंट के साथ या प्रोपेलेंट के मिक्सचर के साथ और सॉल्वेंट के साथ या को सॉल्वेंट के साथ। तो इसके एग्जांपल एंटीस्थमेटिक ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सस्पेंशन एरोसोल्स में प्रिपेयर की जाती हैं। आगे इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये रही डायग्राम इमल्शन और सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास फोम सिस्टम, जिसको इमल्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि इमल्शन और फोम एरोसोल्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्वस और नॉन एक्वस व्हीकल, सर्फेक्टेंट एंड प्रोपेलेंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक्वस या नॉन एक्वस व्हीकल होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं और प्रोपेलेंट होता है। प्रोपेलेंट में हम हाइड्रोकार्बन या कंप्रेस्ड गैसेज यूज़ कर लेते होते हैं। हेयर द प्रोपेलेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड एक्ट्स एज इंटरनल फेज। जो इसके अंदर प्रोपेलेंट होता है वो हमारे पास लिक्विड के अंदर वो इंटरनल फेज के तौर पर एक्ट करता है। दीज एरोसोल्स डिस्पेंस्ड एज स्टेबल एक्वस और नॉन एक्वस और क्विक ब्रेकिंग फॉर्म एरोसोल्स। तो ये जो हमारे पास एरोसोल्स होते हैं ये स्टेबल, नॉन एक्वस या क्विक ब्रेकिंग फॉर्म एरोसोल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। Aqueous stable forms. This system consists of propellant in the range of 8 to 10% volume by volume. As the concentration of A70 and A46 propellant increases, it results in stiff and drier spray. जब हमारे पास कंसनट्रेशन A70 की और A46 प्रोपेलेंट की बढ़ती है तो हमारे पास जो स्प्रे होता है वो स्टिफ और ड्रायर हो जाता है। वाटर स्प्रे इज प्रोड्यूस्ड एज अ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोपेलेंट डिक्रीजेज। जब हमारे पास प्रोपेलेंट की कंसनट्रेशन कम करेगी तो हमारे पास वाटर गीला स्प्रे हमारे पास प्रोड्यूस होगा, वाटर होगा। बोथ हाइड्रोकार्बन एंड कंप्रेस्ड गैसेज यूज एज प्रोपेलेंट। दोनों ही हाइड्रोकार्बन और कंप्रेस्ड गैसेज प्रोपेलेंट के तौर पर यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन के लिए मोस्टली यूज़ होता है जनरली। उसके बाद हमारे पास नॉन एक्वस्टेबल फॉर्म्स में जो है ना एरोसोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। स्टेबल फॉर्म्स ऑफ एरोसोल्स आर फॉर्मुलेटेड विद यूज ऑफ डिफरेंट ग्लाइकोज लाइक PEG, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड ईस्टर्स ऑफ ग्लाइकोल्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मोनोस्टेरेट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें हमने इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे PEG और ईस्टर्स ऑफ ग्लाइकोल्स को यूज़ करना होता है। क्विक ब्रेकिंग फॉर्म्स में हमने एक्सटर्नल फेस को प्रोपेलेंट रखना होता है। व्हेन डिस्पेंस द प्रोडक्ट विल इमिटेड एज फॉर्म विच सोन कोलैप्स और मर्जेस इनटू लिक्विड। जब ये बस डिस्पेंस होता है तो इसमें प्रोडक्ट इमिट होता है फॉर्म की फॉर्म में और बाद में ये हमारे पास मर्ज हो जाता है लिक्विड के अंदर। इस दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी अप्लाई टू स्मॉल एरिया और लार्जर सरफेस टॉपिकल मेडिकेशन विदाउट मैकेनिकल एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास जो है ना ये सिस्टम हमारे पास स्मॉल और लार्ज सरफेस टॉपिकल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। कटाइनिक और अनाइनिक और नॉन आइनिक टाइप्स ऑफ द सर्फेक्टेंट्स आर यूज इन द फॉर्मुलेशन। इसमें हम कटाइनिक, अनाइनिक या नॉन आइनिक टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। इट शुड सोलबल इन बोथ अल्कोहल एंड वाटर। ये वाटर और अल्कोहल में दोनों में सोलबल होना चाहिए। Next are thermal forms. These are not using these days. Generally, thermal forms used when the warmness is required to produce warm foam for shaving, not readily accepted by the consumer, so discontinued due to the expense and lack of the effectiveness. Next है हमारे पास intranasal aerosols. Drug delivery system intended for the deposition of medication into the nasal pathways for effectiveness to produce local or systemic effect. Intranasal preparations are limited to nasal drops, non-pressurized nasal sprays, inhalants, and intranasal gels. Ointments and creams are new alternatives pressurized nasal aerosol. The design of the adapter varies from the inhalation aerosol. To produce smaller particles, the adapters will be of less height and narrow. These are free from contamination and very less quantity of drug moves into the lungs and the mucosal irritation will be reduced. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इन्हेलर्स। इन्हेलर्स क्या है, हमारे पास ऐसे डोजेज फॉर्म्स हैं जिसके अंदर ड्रग जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू नेज़ल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट। इन्हेलर्स को हम लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं ब्रोंकाइल ट्री पे, या फिर हम इसको जो है ना सिस्टेमिक इफेक्ट्स के लिए लंग्स पर अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं। इनहेलेशन ऑफ अ माइक्रोनाइज्ड पाउडर डायरेक्टली एडमिनिस्टर इनटू द लंग्स यूजिंग अ स्पेशल ब्रीथ एक्टिवेटेड डिवाइस थ्रू इनहेलर्स ओनली। ये हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास माइक्रोनाइज्ड पाउडर होता है जिसको हमने लंग्स तक डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना होता है एक स्पेशल ब्रीथ डिवाइस को यूज़ करते हुए, जिसको हम इनहेलर्स कहते हैं। Depending on the physical state of the dispersed phase and continuous phase, inhalation system of drug is classified in 3 systems. कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल और जो है ना कंटिन्यूस फेज के ऊपर डिपेंड करते हुए हम इनको 3 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर्स, सेकंड वन इज़ ड्राई पाउडर इनहेलर, एंड थर्ड वन इज़ न्यूबलाइजर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये हमारे पास लंग्स में हो रहा है, ट्रैकिया ब्रोंकल रीजन में, एल्वियोलाई में एल्वियोलर रीजन 2 मिलीमीटर से लेस होना चाहिए, ट्रैकियल ब्रोंकल रीजन 2 से 10 mm होना चाहिए। हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ, तो ये भी आप देख सकते हैं। ड्राई पाउडर इन्हेलर्स नेक्स्ट है हमारे पास। तो इन्हेलर इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट एक नज़र आप देख लें, बाद में पूछ लेता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन टेबल है। ड्राई पाउडर इन्हेलर्स को यूनोडोज बाय डेफिनेशन मल्टी डोज, यूनोडोज में अगर हमारे पास ड्रग ओनली, या फिर हमारे पास ड्रग और कैरियर आ जाता है। मल्टी डोज में मैटरिंग और प्री मीटर्ड आ जाता है। मैटरिंग में फर्दर हमारे पास ड्रग ओनली आ जाती है, ड्रग से कैरियर आ जाता है। नेक्स्ट है प्री मीटर्ड में हमारे पास ड्रग आ जाती है या फिर ड्रग या कैरियर आ जाएगा। न्यूबलाइजर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके ज़रिए हम इनहेल करते हैं। इसके भी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वगैरह दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास फिलिंग ऑफ एरोसोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम ये डिस्कस करते हैं इसमें हम एरोसोल्स को किस मेथड से फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कोल्ड फिलिंग अपरेटस के ज़रिए हम इसको फिल कर सकते हैं, प्रेशर फिलिंग अपरेटस के ज़रिए फिल कर सकते हैं, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग अपरेटस के ज़रिए फिल कर सकते हैं, और रोटरी फिलिंग मशीन के ज़रिए हम इनको फिल कर सकते हैं। दीज आर फ्यू मेथड्स जिनके ज़रिए हम इनको फिल कर सकते हैं। कोल्ड फिलिंग मेथड, 2 डिफरेंट मेथड दैट इन्वॉल्व द एरोसोल प्रोडक्ट इज फिल्ड इनटू द कंटेनर बाय 2 मेथड्स। एरोसोल प्रोडक्ट को हमने कंटेनर के अंदर 2 मेथड से फिल करना होता है। इन द फर्स्ट मेथड द प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट्स आर चिल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ -30 to -40 फ़ारेनहाइट। को हमने पहले मेथड में हम प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट को हमने इतना चिल करना होता है उसका टेम्परेचर कि -30 से -40 फ़ारेनहाइट हो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो। द चिल्ड प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट्स आर एडेड टू दी चिल्ड एरोसोल कंटेनर। फिर हमारे पास ये जो चिल्ड प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट है इसको हमने फिर एक बहुत ज़्यादा ठंडे चिल्ड कंटेनर के अंदर डाल देना है। चिल्ड प्रोपेलेंट इज एडेड थ्रू द इनलेट वाल्व प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द वाल्व ऑफ द एरोसोल कंटेनर। हमने वाल्व के जरिए इसको डालना है। इन द सेकंड मेथड बोथ ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट एंड द प्रोपेलेंट आर चिल्ड टू -32 -400 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसमें कहते हैं सेकंड वन में हमने क्या करना होता है कि हमने प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट को भी और प्रोपेलेंट को भी दोनों को -30 से -400 फ़ारेनहाइट तक चिल कर देना होता है। देन द मिक्सचर इज एडेड टू द चिल्ड कंटेनर। फिर हमने इन दोनों को मिक्स करके तो कंटेनर में डाल देना होता है। इन दी बोथ अबव मेथड्स आफ्टर द एरोसोल कंटेनर्स आर फिल्ड, द वाल्व्स आर सेट इन इट्स प्लेस एंड फिल्ड, द एरोसोल कंटेनर्स आर पास्ड थ्रू द वाटर बाथ इन विच द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर आर हीटेड। इसके बाद फिर हमने इसको जो है ना वाल्व के ज़रिए कंटेनर के अंदर फिल करना होता है और वाल्व को अपनी प्लेस पे रखना होता है। फिर हमने इसको वाटर बाथ में रखना होता है, इसको हीट करना होता है 130 फ़ारेनहाइट पे, ताकि हम उसके लीक टेस्ट वगैरह देख सकें, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकें। आफ्टर चेकिंग द कंटेनर्स अप्लाई एयर ड्राइंग कैप इट एंड लेबल्ड। उसके बाद हमने इसके ऊपर एयर को अप्लाई करना होता है, इसको ड्राई कर देना होता है, फिर इसको हमने कैप कर देना होता है, इसको लेबल कर देते हैं और सील कर देते हैं। कोल्ड फिलिंग मेथड इज एडवांटेजेस फॉर द फिलिंग ऑफ मेटरिंग वाल कंटेनिंग एरोसोल कंटेनर। द प्रेशर फिलिंग मेथड इज मोर प्रोमिनेंट देन कोल्ड फिलिंग मेथड इज एज मोस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन कैन नॉट बी कोल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर्स। कोल्ड फिलिंग कहते हैं कि हमारे पास मेटरिंग वाल्व कंटेनिंग एरोसोल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, और इसमें हमने जो है ना कोल्ड फिलिंग मेथड ज़्यादातर फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कूल कर देता है। ये इसका अपरेटस देख सकते हैं आप, ये कोल्ड फिलिंग अपरेटस है, तो इसके ज़रिए हम इसको कोल करते हैं। एडवांटेज इसका इजी प्रोसेस है। डिसएडवांटेज ये है कि एक्वस प्रोडक्ट्स इमल्शंस इसके ज़रिए हम फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रेशर फिलिंग अपरेटस। प्रेशर फिलिंग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ मैटरिंग बुलेट कैपेबल ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट टू बी फिल्ड टू द कंटेनर। इसलिए हमारे पास एक मैटरिंग ब्यूरेट पर मुश्तमिल होती है, जिसने हमारे पास जो है ना प्रोपेलेंट की अमाउंट को मेजर करना होता है, फिर उसको कंटेनर के अंदर फिल करना होता है। द मिक्सचर ऑफ द प्रोपेलेंट और प्रोपेलेंट्स आर एडेड थ्रू द इनलेट वाल्व। तो इन प्रोपेलेंट और प्रोपेलेंट्स के मिक्सचर्स को जो है ना इनलेट वाल्व के थ्रू ऐड किया जाता है बॉटम तक, वाल्व के बॉटम तक, और फिर इसके ऊपर वेपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। सिलेंडर ऑफ नाइट्रोजन और कंप्रेस्ड गैस इज अटैच टू द टॉप ऑफ द वाल्व। फिर टॉप ऑफ वाल्व के साथ हम कोई एक सिलेंडर नाइट्रोजन का या कंप्रेस्ड गैस का अटैच कर देते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन काज द प्रोपेलेंट टू फ्लो टू द कंटेनर थ्रू द मैटरिंग बुलेट। फिर ये जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है सिलेंडर में से, ये हमारे पास फ्लो करती है प्रोपेलेंट की तरफ, ताकि हमारे पास जो है ना कंटेनर से मैटरिंग ब्यूरेट तक ये प्रोपेलेंट को आगे ले जा सके। प्रोपेलेंट फ्लोज टू द कंटेनर स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग प्रोपेलेंट बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर ऑफ कंटेनर। कहते हैं प्रोपेलेंट का फ्लो हमारे पास कंटेनर के अंदर कब रुकता है, जब हमारे पास फ्लोइंग प्रोपेलेंट का प्रेशर और हमारे पास कंटेनर का प्रेशर इक्वल हो जाए तब। इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड ए मेथड बी, तो ये आप देख लें। और ये इसका अपरेटस है, इस अपरेटस के ज़रिए ये वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस्ड गैस फिलिंग अपरेटस। कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट इज यूज्ड एज द नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस्ड गैस फिलिंग apparatus. A compressed gas propellant is used as the compressed gas is under high pressure, so the pressure is reduced by pressure reducing valve.
ये हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड गैस एक्ट करती है, तो इसलिए हमारे पास जो है ना प्रेशर को रिड्यूस करना होता है रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए। अब प्रेशर ऑफ 150 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गैस इज रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट इन द एयरसोल कंटेनर। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है 150 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गैस रिक्वायर्ड होता है। The product concentrate is aerosol. The product concentrate is placed in the pressure gas and the valve is crimped in its place. The air is evacuated. The filling head is inserted into the valve opening. Upon the depression of the valve, the compressed gas propellant is allowed to flow into the container. Compressed gas stops flowing when the pressure of the compressed gas flowing to the container from the burette becomes equal to the pressure within the container. नेक्स्ट हमारे पास है रोटरी फिलिंग मेथड, रोटरी फिलिंग मशीन। इसके ज़रिए हमने करना होता है। तो द प्रेशर फिलिंग मेथड इज़ द फर्स्ट स्लोअर दैन द कोल्ड फिलिंग मेथड। विद द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर टेक्निक्स द स्पीड ऑफ द प्रेशर फिलिंग मेथड वाज इंक्रीज। द concentrate is added to the container at the room temperature and the valve is kept in place। तो न्यू इन्वेंशन के साथ हमारे पास जो है ना कोल्ड फिलिंग मेथड स्लो हो गया, प्रेशर फिलिंग मेथड ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ गई। तो इसमें हमने कॉन्सेंट्रेट को ऐड करना होता है कंटेनर के अंदर रूम टेम्परेचर में, एड दी वाल्व स्क्रिप्ट इन द प्लेस, और उसके वाल्व को हमने इसकी अपनी जगह पर रखना होती है। द प्रोपेलेंट इज एडेड थ्रू द वाल्व और अंडर द कैप। प्रोपेलेंट को हमने वाल्व के जरिए या कैप के जरिए ऐड करना होता है। सिंस द वैक्यूम कंटेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग्स, वैक्यूम्स की बहुत ज़्यादा स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। दिस स्टेप इज स्लो एंड लिमिट द प्रोडक्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रोटेटिव फिलिंग मशीन्स फॉर एरोसोल एंड न्यूअर फिलिंग हेड्स विच अलाउज प्रोपेलेंट टू बी एडेड अराउंड एंड थ्रू द वाल्व स्टेम। इसके एडवांटेजेस देखें तो हमारे पास प्रेशर फिलिंग मेथड्स कंपेयर्ड विद द कोल्ड फिलिंग मेथड, इमल्शन और सस्पेंशन आर अनस्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। एट दैट टाइम प्रेशर फिलिंग मेथड इज द प्रेफर्ड मेथड देन दैट ऑफ द कोल्ड फिलिंग मेथड। इज द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, प्रोपेलेंट लॉस इज लो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। These are also important and include the testing of propellants, valves, actuators and dip tubes, containers, weight checking, leak testing, spray testing। सबसे पहले हमने प्रोपेलेंट को चेक करना होता है, फिर हमने वाल्व, एक्चुएटर, डिप ट्यूब वगैरह को चेक करना होता है, कंटेनर्स को चेक करना होता है, वेट चेक करना होता है, लीक टेस्टिंग वगैरह करनी होती है और स्प्रे टेस्टिंग करनी होती है। तो प्रोपेलेंट मीन के अंदर आप ये देख सकते हैं पैरामीटर और टेस्टेड बाय आइडेंटिफिकेशन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी, IR स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, प्योरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, मॉइस्चर, हैलोजन, नॉन वोलेटाइल रेजिड्यू डिटर्मिनेशन करते हैं। वाल्व, एक्चुएटर, डिप ट्यूब के लिए भी हमारे पास एरोसोल स्पेसिफिकेशन कमेटी होती है, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी सेक्शन होता है, अकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज होता है। तो ये हमारे पास इनको चेक करते हैं। टेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास फ्यू, तो ये इनके आप अमाउंट देख सकते हैं। इसके बाद टेस्टिंग प्रोसीजर है। वाल्व डिलीवरी पर एक्चुएशन इन μL, इंडिविजुअल डिलीवरी वेट इन mg डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन। तो वाल्व एक्सेप्टेंस डिलीवरी लिमिट्स वगैरह भी बताई हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। कंटेनर के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, उसकी लाइनिंग में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई फ्लास ना हो, ये चेक किए जाते हैं। उसका वेट चेक किया जाता है, लीक टेस्टिंग की जाती है, क्रिम्स डायमेंशन और कंपेयरिंग वगैरह को मेजर किया जाता है। स्प्रे टेस्टिंग में हमारे पास देखना जाता है कि ये हमारे पास स्प्रे जो है वो 100% एरोसोल्स फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के मुताबिक हैं। इसके अंदर डिप ट्यूब क्लियर है, प्रोपेलेंट प्योर है, कोई डिफेक्ट्स वाल्व पैटर्न में, ये स्प्रे पैटर्न वगैरह में तो नहीं है। एवोल्यूशन टेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एवोल्यूशन टेस्ट में हमारे पास 4 किस्म के टेस्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी, सेकंड वन इज कोई फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस एंड फोर्थ वन इज़ बायोलॉजिकल टेस्टिंग। तो फर्स्ट वन में फ्लेमेबिलिटी में हमने फ्लेम टेस्ट करना होता है, उसकी कंबस्ट करके चेक करना होता है कंबस्शन। तो फ्लैश पॉइंट इसका नंबर 1 है और दूसरा है फ्लेम प्रोजेक्शन। तो बायोफिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास इसके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स देखने होते हैं हमने, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स वगैरह। परफॉर्मेंस में हमने इसका एरोसोल वाल्व डिस्चार्ज रेट देखना होता है, स्प्रे पैटर्न देखना होता है, डोजेज विद मेटेड वाल्व देखना होता है, नेट कंटेंट्स, फॉर्म स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। बायोलॉजिकल टेस्टिंग में थेराप्यूटिक एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी स्टडीज वगैरह देखनी होती हैं। उसके बाद हम इनकी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं देखते ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इनको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। वेपर प्रेशर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स, डोजेज, नेट कंटेंट्स, फॉर्म स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, कैस्केड इम्पैक्टर, लाइट स्कैटरिंग डीके, ये पार्टिकल साइज़ के हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल टेस्टिंग में है थेराप्यूटिक एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी। तो ये हमारे पास था। इसके अलावा अगर आप कोई बुक देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। हमारे पास एंसल डोजेज फॉर्म देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लियोन लेचमन देख सकते हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।